ज्ञान लोक चैनल में हमारे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम अपनी इन कक्षाओं में हमने एक नया कक्षा शुरू किया है जिसमें हम विद्या क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों का सटीक विश्लेषण करेंगे और बोर्ड की परीक्षा में प्रश्नों को किस प्रकार से हम लिखें, प्रश्नों के उत्तर को किस प्रकार से लिखें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारे स्टडी कर लिया होगा, बहुत सारी पढ़ाई कर लिया होगा, लेकिन जब प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर हमको लिखने में थोड़ा संकोच होने लगता है। प्रश्नों का उत्तर कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक ख़त्म करें, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप टेक्स्ट बुक से पढ़ करके सारी जानकारियाँ तो इकट्ठा कर लेंगे, परंतु प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम जो क्वेश्चन बैंक हैं उन क्वेश्चन बैंक को लेकर के उनके प्रश्नों के उत्तरों को हम सटीक रूप से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमको प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला काम, हम विद्या क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 97 पर आ जाते हैं और प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है और यह रेखा चित्र भी बना करके समझाइए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो सबसे पहला क्या है कि हम पहले प्रकाश के परावर्तन को समझें कि प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला काम है प्रकाश का परावर्तन समझें। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से और परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि इसमें समझाया हुआ है चित्र के अनुसार एम डैश एक परावर्तक तल या दर्पण है। प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है। परावर्तक तल से टकराने वाली किरण का नाम क्या है, ए एन, और ए एन आपतित किरण हो गया, तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली जो किरण है उसका नाम है एन बी। यानी कि यह हो गया आपतित किरण ए एन और यह हो गया परावर्तित किरण एन बी। ठीक है, जिस बिंदु एन पर यह जो आपतित किरण टकरा रही है उस बिंदु से लंबवत एक रेखा खींच दें। लंबवत रेखा का मतलब क्या हुआ, परावर्तक तल और उस रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अभिलंब। ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। तो हम देखेंगे कि एक कोण हमारा बन रहा है ए एन और इसको नाम दे दिया एन डैश। तो ए एन और एन डैश के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण आई। दूसरा कोण क्या है, एन डैश एन और बी के बीच बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण आर। यह हो गया टोटल प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम, दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये तीनों हम बोर्ड पर या कॉपी पर हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टकराने के बाद जो है बाहर निकल जाएगा, एक ही तल में होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल होता है। फिर उसके बाद से दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हो गया हमारा परावर्तन से संबंधित एक प्रश्न, आपका स्पष्ट हो गया। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि प्रकाश किरण किसी चिकने माध्यम से परावर्तित माध्यम से टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस चली गई, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या होगा कि यदि यह परावर्तक तल ना होकर के पारदर्शक होता, पारदर्शक का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार जा सके, तो यदि हमारा ये दर्पण है, हमारा घर में प्रयोग करने वाला दर्पण है जो कि परावर्तक होता है, उससे प्रकाश टकराने के बाद वापस चली जाती है,
जैसे कि अगर दर्पण के ऊपर हम टार्च जलाएं तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, दर्पण के पीछे नहीं जा सकते बल्कि दर्पण से टकरा करके वापस वो आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई पारदर्शक माध्यम हो, पारदर्शक माध्यम का मतलब क्या हो गया कि अगर कांच है, यह एक कांच का गुटका है और यह क्या है, वायु है, नीचे भी क्या है, वायु है। तो कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किस प्रकार से विचलित होती है, तो हम देखेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण आ करके कांच से टकराती है तो इस बिंदु से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दें। इस लाइन को क्या कहेंगे, अभिलंब। तो यदि यह अभिलंब, यदि यह कांच न होता तो यह प्रकाश किरण क्या होती, इस तरह से सीधे निकलती। परंतु यहां पर कांच है, वायु क्या है, हल्का माध्यम है जिसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं, और कांच क्या है, सघन माध्यम जिसको डेंस, सघन, गाढ़ा माध्यम। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मतलब अब इसका रास्ता इस तरह से हो जाएगा। अगर यह कांच नहीं होता तो यह सीधे जाता, परंतु वायु से कांच में यानी कि विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। फिर उसके बाद से क्या होगा, यहां पर एक हम दूसरा अभिलंब बनाते हैं। अब क्या होगा, यदि ये क्या है, सघन माध्यम या विरल माध्यम, जब विरल से सघन में आया था तो अभिलंब की तरफ झुक गया था, और अब क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो यह क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। मतलब कि यह प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन अब यह अभिलंब से दूर हो जाता है, अर्थात अब यह इस प्रकार से निकलता है। हम देखेंगे कि यह जो प्रकाश किरण है इसको हम डैश 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 करके आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, और ये क्या है, निर्गत किरण। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे कि प्रारंभ में जो प्रकाश किरण चल रही थी अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर आ गई है, और इसको सीधे बढ़ाएंगे तो ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी, आपस में समानांतर होंगी। वैसे इसका कोई उपयोग नहीं है। हमारा अब मेन उपयोग क्या है, हमारा प्रश्न कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियमों को समझाइए। तो प्रकाश का अपवर्तन सीधा सा है, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के संबंधित दो नियम है। पहला क्या है, पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब बनाया गया है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। अगला दूसरा नियम क्या कहता है, तो कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आई कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको आर कहते हैं। तो कहता है कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, यानी कि साइन आई और साइन आर, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का जो अनुपात होता है यह क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसी नियतांक को क्या कहते हैं, पदार्थ का या माध्यम का अपवर्तनांक। यदि यहां पर कांच है तो इस नियतांक का मान हो जाएगा 1.5। यदि यहां पर कांच की जगह पर जल होता तो इसका अपवर्तनांक होता 1.33। तो यह हमारा कौन सा नियम हो गया, प्रकाश के अपवर्तन के नियम हो गए। ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो यह प्रश्न संख्या 19 और 20 आपका हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या, आ जाइए प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कहता है, संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है
वायु से कांच में जा रहा है, तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक होगा उसको कहेंगे वायु से कांच में, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पर कांच से वायु में जा रहा है, यानी कि कांच यानी कि ग्लास से वायु में, यानी कि ग्लास के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न यहाँ पर है, उस प्रश्न में क्या कह रहा है? उस प्रश्न में कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो है एक संलग्न चित्र दिया हुआ है, और इसमें एक प्रकाश किरण आ रही है, और आने के बाद जो है ये यूं चली गई, और ये हो गया हमारा यहाँ पर अभिलंब। ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये है वायु, और यहाँ पर क्या चीज है? ये माध्यम। ठीक है। माध्यम को हम डिनोट करेंगे m से। तो कहता है यह माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, तो माध्यम के अपवर्तनांक के लिए क्या है? यहाँ पर एंगल I और यहाँ पर जो है एंगल R। तो कहता है माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? साइन I अपान साइन R। लेकिन हम देखेंगे कि संलग्न चित्र में जो एंगल दिया हुआ है वह एंगल यहाँ पर है, ये है 60 डिग्री, और इधर का यह एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री। तो हम देखेंगे कि हमको तो I और R की वैल्यू चाहिए ना, और इसने यहाँ पर दे दिया है। तो अब बताइए कि जो I की वैल्यू वो कितनी होगी? तो हम देखेंगे कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है वो कितना होगा? टोटल यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर दे तो I हमारा प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अभिलंब और तल पर, तल से खींचे गए अभिलंब और तल के बीच में हमेशा 90 डिग्री का ही कोण होता है। तो हम देखेंगे कि जो 90 डिग्री के कोण में से 60 डिग्री घटा दिया तो हमारा I यानी कि 30 डिग्री मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर R पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो R पाने के लिए हम देखेंगे कि टोटल है 90 डिग्री, उसमें से 45 को घटा देंगे तो हमारा R आ जाएगा, यानी कि एंगल R बराबर क्या हो जाएगा? एंगल R बराबर 90 माइनस 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री। तो हम देखेंगे कि हमको I भी मिल गया और R भी मिल गया। तो अब हम इस फार्मूले में I और R की वैल्यू पुट कर दें। तो I और R की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो देखेंगे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन I की जगह पर कितना? 30 डिग्री, और R की जगह पर कितना? 45 डिग्री। अब हम देखें कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो यह जो है मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, साइन 30 यानी कि 1/2 अपान 1/√2। ये √2 क्या होगा? सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2 सबसे ऊपर हो गया और 1 और 2 यानी कि 2। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो √2 को हम लिख देंगे √2 और 2 को क्या कर देंगे? √2 इंटू √2। एक रूट से एक रूट कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा? 1/√2। इसको हम थोड़ा अलग जगह पर कर देते हैं। साइन ANM बराबर साइन I अपान साइन R बराबर क्या हो जाएगा? साइन 30 अपान साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 अपान 1/√2। √2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो √2/2 हो जाएगा। √2 को हम क्या लिख सकते? √2/2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। एक रूट से एक रूट कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। मतलब कि हमारा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कितना जाएगा? 1/√2। ठीक है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 3।
नहीं, प्रश्न संख्या 4 था ये। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 देखें। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है, वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अब यहाँ पर जो है वायु के अपवर्तनांक का एक नया फार्मूला हमको देखने को मिलेगा। यहाँ कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम एक माध्यम बना लें। ये हो गया हमारा माध्यम, ये हो गया वायु, ये प्रकाश किरण माध्यम में प्रवेश कर रही है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। लेकिन जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल दे दिया है, तो यह फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा भी फार्मूला आ जाता है। दूसरा फार्मूला क्या है, जो पहले लिखा होगा उसके चाल को ऊपर लिखेंगे, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये जो हमारा बीच का फार्मूला है साइन आई अपन साइन आर, इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्या कहता है, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 दिया है, यानी कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो वायु में प्रकाश की चाल दिया है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल मान लो कि v है, तो v को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ और 1.5 को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, v बराबर 3 इंटू 10⁸ अपान 1.5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 30 इंटू 10⁸ अपान 15। 15 से 30 को काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, इंटू 10⁸। यानी कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। ये था प्रश्न संख्या 5। अब हम कौन से प्रश्न को देखें, अब इसके बाद से आ जाता है प्रश्न संख्या 8 देखें। कहता है अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख बनाइए, इसके लिए वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद से है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, प्रश्न संख्या 9 किरण आरेख खींच करके दर्शाइए। और प्रश्न संख्या 10 अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और प्रकृति बताइए। तो हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 में हम देखेंगे कि क्या कहता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो सबसे पहला काम क्या है कि अवतल दर्पण क्या चीज होता है यह समझ लें। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, जिसका पीछे का पोर्शन पॉलिश है, आगे से प्रकाश टकरा करके आगे वापस जाएगा। दूसरा है अवतल दर्पण, इस प्रकार से इसके पीछे का भाग पॉलिश होगा, यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, टकरा करके इसी माध्यम में वापस जाएगी। और तीसरा क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर का भाग पॉलिश होता है, यहाँ से प्रकाश किरणें आकर के इसके ऊपर टकराएंगी। ठीक है, ये है समतल दर्पण। और इन दोनों दर्पणों को एक साथ मिलाकर के क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण।
ये क्या है? उत्तल दर्पण।